हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री 3 एंड 6 मेडिसिनल केमिस्ट्री के टॉपिक टेट्रासाइक्लिन्स के बारे में, जो कि फर्स्ट यूनिट के टॉपिक है। तो दोस्तों, जिसमें हम देखेंगे टेट्रासाइक्लिन्स मतलब होता क्या है एंड उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड उसके स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप एंड डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट ड्रग्स ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स। तो इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेट्रासाइक्लिन्स के बारे में। तो दोस्तों, टेट्रासाइक्लिन्स, जो कि आपको पता है कि टेट्रासाइक्लिन्स एक एंटीबायोटिक्स है जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया या फिर डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया को वो डिस्ट्रॉय करता है एंड उसे मार देता है। तो टेट्रासाइक्लिन्स, तो टेट्रा मतलब क्या आता है? टेट्रा मतलब 4 एंड साइक्लिन्स मतलब साइकिल्स यानी एरोमेटिक रिंग। तो एक टेट्रासाइक्लिन्स में यानी 4 रिंग रहता है जिसे हम टेट्रासाइक्लिन कहते हैं, यानी 4 मेंबर्ड रिंग। तो टेट्रासाइक्लिन्स जो कि एक ऑक्टाहाइड्रोनैप्थेसिन रिंग भी हम उसे कह सकते हैं। एंड दोस्तों, जो टेट्रासाइक्लिन्स है वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, यानी ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोस्टैटिक्स एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो जो कि पेनिसिलिन जैसा है, जिस पेनिसिलिन जीवी उसके जैसा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है जो कि डिसीज कॉजिंग या फिर इन्फेक्शन कॉजिंग बैक्टीरिया को वो डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये जो साइकिल्स है इसमें हम देख सकते हैं कि 4 मेंबर्ड रिंग है। तो टेट्रासाइक्लिन्स आर लार्ज फैमिली ऑफ एंटीबायोटिक्स आर डिस्कवर्ड इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोटेट्रासाइक्लिन्स एंड ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इन नेचुरल प्रोडक्ट। तो दोस्तों, ये जो रिंग है वे इस रिंग को हम ऑक्टाहाइड्रोनैप्थेसिन रिंग कहते हैं। तो इसमें अलग अलग पोजीशन में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जिसके जरिए वो अलग अलग ड्रग्स बनता है। तो इसी के बारे में हम देखेंगे। एंड दोस्तों, जो टेट्रासाइक्लिन जो है, टेट्रासाइक्लिन्स को फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल प्रोडक्ट्स जैसे क्लोरोटेट्रासाइक्लिन एंड ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के तौर पर उससे डिस्कवर किया गया था, क्लोरोटेट्रासाइक्लिन एंड ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। तो इन सभी ड्रग्स के बारे में भी हम जो कि सामने डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। तो हिस्ट्री उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में भी पूछे नहीं जाते एंड ये कहीं पर उतने इम्पोर्टेंटली उसे दिया नहीं जाता है। तो हम नॉर्मली बहुत ही शॉर्ट में देखेंगे। तो टेट्रासाइक्लिन्स को 1940s में 71 ईयर्स ओल्ड बेंजामिन मिंगे नामक एक साइंटिस्ट ने उसे आइडेंटिफाई किया था, जो कि सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी जो मिट्टी के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसी से इसे डिस्कवर किया गया था। एंड अर्ली स्टेज टेट्रासाइक्लिन वाज प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ बैक्टीरियम कॉल्ड स्ट्रेप्टोमाइसिस एरियोफैसियंस। तो पहले जो टेट्रासाइक्लिन्स को जो कि फर्मेंटेशन के तौर पर यानी फर्मेंटेशन प्रोसेस के जरिए उसे डिस्कवर किया जाता था। तो जो स्ट्रेप्टोमाइसिस एरियोफैसियंस जो बैक्टीरिया है उससे फर्मेंटेशन करके जो कि टेट्रासाइक्लिन्स को डिस्कवर किया जाता था। तो दोस्तों, अब हम उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में देखेंगे। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया के जो सेल्स होते हैं, बैक्टीरिया सेल्स, उस सेल में हमें पता है कि राइबोसोम्स होते हैं। तो राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो जिससे प्रोटीन बनता है राइबोसोम में। तो ये जो बैक्टीरिया जो कि प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं जिसके जरिए वो सरवाइव करते हैं। तो हमारा जो ये एंटीबायोटिक्स है उसी प्रोटीन सिंथेसिस को ब्रेक कर देता है। तो हम उसे थोड़े डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक स्ट्रक्चर को देख लीजिए। तो कि एक जो राइबोसोमल यूनिट है, तो इसमें टोटली ये 70 यूनिट से 70s सब यूनिट से बनता है। एंड इसमें ऊपर वाला जो हिस्सा है वो 50s सब यूनिट्स है, नीचे का है 30s सब यूनिट्स। एंड जो 30s सब यूनिट्स, इसमें आप देख सकते हैं कि 2 साइट है, एक पी साइट एक ए साइट, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल जिसे हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। तो इस साइड के साथ जो कि नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन इसके साथ अटैच होता है एंड जो कि ए साइड के साथ अमीनो एसिड चेन टीआरएनए अटैच होता है। तो अटैच होकर जो कि एमआरएनए टेम्पलेट के साथ अटैच होकर वो प्रोटीन सिंथेसिस कर देता है। सो
हम उसे और भी डिटेल तरीके से देखेंगे। तो दिस टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक आर स्पेसिफिक इनहिबिटर ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। तो जैसे मैंने कहा है कि ये जो एंटीबायोटिक्स है ये इनहिबिटर ऑफ द बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस, यानी जो प्रोटीन सिंथेसिस होगा बैक्टीरिया का उसे इनहिबिट कर देगा, यानी उसे रोक देगा। नेक्स्ट पॉइंट, दे बाइंड टू द 30S ribosomal subunit and prevent the binding of amino acyl tRNA ribosomal complex which initiated the protein synthesis. तो they binds to the 30S ribosomal subunits। तो ये क्या होगा, ये राइबोसोमल जो सब यूनिट है 30S, जो कि जो 30S राइबोसोमल सब यूनिट है उसके साथ ये बाइंड होगा, बाइंड होकर प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसिड टीआरएनए। जो अमीनो एसिड टीआरएनए है तो यहाँ पर देख सकते हैं टेट्रासाइक्लिन यहाँ पर ये अटैच हुआ है, बाइंड हुआ है 30S के साथ, बाइंड होकर वो जो कि ये जो ये साइड के साथ ये अमीनो एसिड टीआरएनए कनेक्ट हुआ है उसे ये रोक देगा, यानी यहाँ पर देख सकते हो उसे ब्लॉक कर दिया है। इट्स प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ असाइल अमीनो टीआरएनए राइबोसोम कॉम्प्लेक्स विथ इनिशिएटेड द प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये अगर इसके साथ बाइंड होगा अमीनो असाइल टीआरएनए इसके साथ बाइंड होगा, बाइंड होने से जो 30S के साथ बाइंड होगा, बाइंड होने से वे प्रोटीन सिंथेसिस होगा, लेकिन टेट्रासाइक्लिन उसे रोक देता है। नेक्स्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बाइंडिंग साइट, ए साइट एंड पी साइट। तो यहाँ पर दो बाइंडिंग साइट है, मैंने कहा कि ए साइट एंड पी साइट फॉर द टीआरएनए मॉलिक्यूल एंड पी साइट और पेप्टाइडो बाइंड टू द टीआरएनए। तो पी साइट यानी पॉलीपेप्टाइड चेन जो साइट है वो 30S जो राइबोसोमल ट्रांसफर आरएनए उसके साथ बाइंड हुआ है। उसी तरह जो ए साइट या फिर एक्सेप्टर असाइल अमीनो साइट यहाँ पर 30S के साथ बाइंड हुआ है। and tetracyclines are reversibly bind to the 30S subunits at the E site to avoiding the attachment of the amino acyl tRNA termination the translation process। तो जो टेट्रासाइक्लिन्स है उसके साथ जो टेट्रासाइक्लिन्स है वो जो 30S सब यूनिट्स है उसके साथ रिवर्सिबली वो बाइंड्स होता है, जिससे वो उसकी जो अटैचमेंट होता है उसे अवॉइड कर देता है, किसकी, अमीनो एसिड टीआरएनए की। तो जिससे ट्रांसलेशन प्रोसेस में गड़बड़ी होता है और प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाता है। तो इसकी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या है, वो जो कि टेट्रासाइक्लिन्स इसके जो अमीनो एसिड टीआरएनए की जो बाइंडिंग साइट है वहां पर वो अटैक करके उसे इनहिबिट कर देता है, जिससे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाता है। तो ये रहा उसके जो कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो हम उसके बैक्टीरिया की जो प्रोटीन सिंथेसिस उसके बारे में थोड़े दो लाइन देखेंगे कि तो बैक्टीरियल राइबोसोम्स आर 70S पार्टिकल मेड बाय 30S एंड 50S सब यूनिट्स। तो जैसे मैंने पहले ही कहा था, एंड 30S सब यूनिट्स आर बाइंड टू द mRNA एंड inaugurated और initiated the protein synthesis। तो जो कि मैंने पहले ही कहा कि 30S सब यूनिट्स बाइंड विद द mRNA। तो ये जो 38 सब यूनिट्स है वो mRNA टेम्पलेट के साथ बाइंड होता है, बाइंड होकर वो प्रोटीन्स को सिंथेसिस कर देता है। एंड द 50S सब यूनिट्स कंबाइंड विद 30S सब यूनिट्स mRNA complex to form a ribosome that bind to the amino acid tRNA and catalyze the making of protein synthesis। तो 50S सब यूनिट्स जो कि 30S सब यूनिट्स mRNA टेम्पलेट के साथ कनेक्ट होता है, होकर असाइल अमीनो टीआरएनए के साथ वो अटैच होकर प्रोटीन को सिंथेसिस कर देता है। तो जो टेट्रासाइक्लिन्स है वो इस अमीनो एसिड टीआरएनए को इनहिबिट कर देता है बाइंड होने से, जिससे जो कि प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाता है। तो दोस्तों हम उसके स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के बारे में देखेंगे, यानी SAR ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स, यानी किस पोजीशन में कौन से फंक्शन ग्रुप अटैच होने से या फिर चेंज होने से एक्टिविया जो कि उसकी एक्टिविटी है वो लेस होता है या फिर ज़्यादा होता है, उसके बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ऑन नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूशन ऑन द अल्काइल रेड्यूस्ड एक्टिविटी। तो ये जो नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूशन है तो इसके यहाँ पर जो नाइट्रोजन ग्रुप्स है अगर हम उसमें अल्काइल ग्रुप अटैच करेंगे तो वो की जो उसके एक्टिविटी है वो रेड्यूस हो जाएगा, यानी उसकी जो
एंटीबैक्टीरियल एक्शन है वो रिड्यूस होगा। अगर हम उसमें नाइट्रोजन जो ग्रुप है उस वहाँ पर अगर हम दूसरा अल्काइल ग्रुप को अटैच करेंगे तो इस बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप इंक्रीज एंड इट्स एक्टिविटीज डिक्रीज। तो अगर अल्काइल ग्रुप अटैच ज़्यादा उसके फंक्शन या फिर उसके चेन लंबा होते जाएगा तो उसकी एक्टिविटी भी वैसे ही लेस होती जाएंगी। एंड कीटो इनॉल ऑन द C2 एंड C3 एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। तो ये जो कीटो एनॉल ग्रुप्स है अगर ये C3 एंड C2 में अटैच होगा तो उसकी इसकी जो एक्टिविटी है वो अच्छा होगा, यानी वो एसेंशियल है उसकी जो कि उसकी एक्टिविटी जो कि उसकी ज़रूरत है। तो ये कंपलसरी यहाँ पर कीटो एनॉल ग्रुप होना है जिससे एक्टिविटी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, द डाइमिथाइल अमीनो ग्रुप एट द 4th पोजीशन मस्ट हैव टू द अल्फा ओरिएंटेशन। तो जो कि डाइमिथाइल अमीनो ग्रुप है पर डाइमिथाइल CH3 CH3 जो एक अमीनो ग्रुप के साथ अटैच है तो डाइमिथाइल अमीनो ग्रुप जो कि 4th पोजीशन में जिसे अल्फा ओरिएंटेशन कहते हैं, जिससे एपिमेराइजेशन लॉस ऑफ एक्टिविटी। एंड अगर हम वहाँ पर 4 डाइमिथाइल अमीनो ग्रुप को रिमूव कर देंगे 4th पोजीशन में जिसकी एक्टिविटी लेस हो जाएगी। उसी तरह सब्स्टिट्यूशन ऑन द OH ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C5 प्रोड्यूस द वाटर सोल्यूबल डेरिवेटिव व्हिच कैन एडमिनिस्टर्ड ओरली। तो हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप को अगर हम 5th पोजीशन में हम अटैच करते हैं, C5 पोजीशन में अगर हम OH ग्रुप का अटैच करते हैं फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप का अटैच करते हैं तो एक वाटर सोल्यूबल कंपाउंड्स बन जाता है जो कि हम ओरली उसे एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेथासाइक्लिन्स। तो मेथासाइक्लिन्स स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पर OH ग्रुप अटैच है यानी 5th पोजीशन में। तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट, डबल बॉन्ड ऑफ CH2 सब्स्टिट्यूशन ऑन R3 इंक्रीजिंग एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। तो जो C3 पोजीशन है, C3 पोजीशन, तो यहाँ पर अगर हम दोस्तों जो R3 पोजीशन है, R3 पोजीशन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि C6 में जो R3 पोजीशन में अगर हम वहाँ पर डबल बॉन्ड ऑफ CH2 अटैच करते हैं तो उसकी जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है वो ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एंड अल्काइलेशन एट द C11A लीड्स टू लॉस ऑफ एक्टिविटी। तो C11A जो ग्रुप है C11, तो अगर हम उसमें से अल्काइलेशन करेंगे तो उसकी एक्टिविटी जो कि लेस हो जाएगा। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन ऑन द इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप जैसे क्लोरो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे डाइमिथाइल अमीनो ग्रुप, अगर हम C7 में हम उसे अटैच करेंगे तो उसकी जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो C7 जो कि ये ग्रुप है अगर हम उसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच करते हैं तो उसकी एक्टिविटी जो कि ज़्यादा होता है। एंड जो D जो रिंग है वो एक एरोमेटिक रिंग होना चाहिए कंपलसरी। तो अगर किसी भी छेड़छाड़ होता है इस D रिंग के साथ तो उसकी एक्टिविटी लेस होता है। एंड सब्स्टिट्यूशन ऑन द OH ग्रुप एट द पोजीशन C5 एंड C6 इज डिक्रीजिंग द लिपिड वर्सेस वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ द टेट्रासाइक्लिन्स। तो अगर हम C5 एंड C6 ग्रुप में अगर हम जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसकी जो कि लिपिड सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है। एंड नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन ऑफ द OH ग्रुप 6 इंक्रीजिंग लिपोफिलिसिटी मोर स्टेबल टू एसिड्स। तो अगर हम 6 पोजीशन में अगर हम OH ग्रुप अटैच करते हैं तो उसका लिपोफिलिसिटी यानी लिपिड सॉल्युबिलिटी, जो ड्रग लिपिड में ज़्यादा सॉल्युबल होता है, अगर लिपिड में ज़्यादा सॉल्युबल होता है तो वो अच्छे तरीके से यानी बेटरली वो मेम्ब्रेन ट्रांसपेरेंट या फिर मेम्ब्रेन डिफ्यूजन होता है, यानी वो इजीली मेम्ब्रेन थ्रू बैरियर थ्रू डिफ्यूजन हो जाता है जो कि बेटर एक अच्छा एक्शन प्रोड्यूस करता है। तो अब हम कुछ ड्रग्स के बारे में देखेंगे दोस्तों, जैसे ऑफिशियल ड्रग्स जैसे टेट्रासाइक्लिन्स। तो इसे हम ट्रीटमेंट फॉर गोनोरिया एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ईयर इन्फेक्शन एंड किसी भी दाग धब्बे जो होते हैं बॉडी में जो कि फेस में, तो उसके ट्रीटमेंट के तौर पर उसे रिड्यूस करने के लिए हम उसे यूज़ करते हैं। एंड क्लोरोटेट्रासाइक्लिन्स, तो क्लोरोटेट्रासाइक्लिन्स को हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड मिडिल ईयर इन्फेक्शन, इंटेस्टाइन एंड आई इन्फेक्शन एंड स्किन इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के तौर पर हम उसे यूज़ करते हैं। दोस्तों जो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस यानी जो ये स्ट्रक्चर है ये इसके यूजेस एंड स्ट्रक्चर 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट उसी तरह डॉक्सीसाइक्लिन्स, तो डॉक्सीसाइक्लिन्स को यूरिनरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड आई इन्फेक्शन एंड कैंसर रिकरेंस। तो कैंसर रिकरेंस मतलब अगर किसी भी ट्रीटमेंट के बाद यानी इमीडिएटली अगर कैंसर की ट्रीटमेंट हुआ है, होने के बाद 1-2 महीने या फिर 1 साल के बाद अगर वही फिर से कैंसर हो जाता है, फिर से रिटर्न आता है, तो उसे हम रिकरेंस कहते हैं। तो उसके ट्रीटमेंट के तौर पर यानी उसे प्रिवेंट करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं डॉक्सीसाइक्लिन्स को एंड माइनोसाइक्लिन्स। तो माइनोसाइक्लिन्स को उसी तरह रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, इन सभी के लिए इसे यूज़ करते हैं। एंड ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन्स, तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन्स को जो बैक्टीरिया होता है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो उस बैक्टीरिया के चलते अगर कोई इन्फेक्शन होता है उसकी ट्रीटमेंट के लिए उसे यूज़ करते हैं। एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन एंड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के तौर पर इसे यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड दोस्तों ये जो नोट्स हैं जो कि मैंने प्रिपेयर किया है, ये farmersgyan.com पर अवेलेबल है। आप वहाँ से जाकर इसे कॉपी कर सकते हैं एंड प्रिंट आउट भी निकल सकते हैं। एंड दोस्तों PDF फॉर्म एंड बुक्स के लिए एंड नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।